और नमस्कार मित्रों, लक्ष्य क्लासेस आरा में आज हम लोग डिस्कस करेंगे विद्यालय संगठन तथा प्रबंधन। विद्यालय क्या होता है, विद्यालय संगठन कैसे बनते हैं और उनका प्रबंधन कैसे किया जाता है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं एक समूह की तरह, ताकि हम लोग एक लक्ष्य को प्राप्त करें जो विद्यालय के लक्ष्य होते हैं। विद्यालय की अवधारणा क्या है, विद्यालय संगठन की अवधारणा क्या है, विद्यालय प्रबंधन की अवधारणा क्या है, इन सब चीजों को समझेंगे, संरचना को समझेंगे, उसके घटक को समझेंगे और कक्षा तक शिक्षण की प्रकृति। जो बीपीएससी के प्रधान शिक्षक के सिलेबस की चीजें हैं अध्याय 5 में, उसको 2 पार्ट में करके हम लोग सीखेंगे। तो पहले पार्ट में इन सारे टॉपिक्स को आज हम लोग कवर करते हैं। सबसे पहला है कि विद्यालय की अवधारणा क्या है। विद्यालय एक ऐसा जगह जहाँ शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम तीनों इंटरेक्ट करते हैं, और इनका इंटरेक्शन जो होता है वो एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होता है, और उस निश्चित लक्ष्य को हम लोग कह सकते हैं अधिगम, लर्निंग। उस लर्निंग प्रोसेस को पूरा करने के लिए, जिससे उनके ज्ञान में वृद्धि हो, गुणात्मक वृद्धि हो, क्वालिटेटिव इंक्रीमेंट के लिए एक बच्चे का सही तरीके से शैक्षिक विकास हो, उसके लिए इंटरेक्ट करते हैं ये विद्यालय। विद्यालय संगठन जो है, अब 2 वर्ड्स को अगर मिलाकर हम लोग विद्यालय संगठन देखें तो विद्यालय संगठन क्या है। तो विद्यालय में केवल शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम नहीं होते। यह अनेक संगठनात्मक चीजों से मिलकर बनता है, जिसको हम लोग कर सकते हैं कंपोनेंट्स। डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, और वो डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या क्या है इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो इसके अनेकों कंपोनेंट्स हो सकते हैं अगर हम लोग सूक्ष्मता से देखें तो, मगर सिलेबस के अनुसार हम लोग देखते हैं, परीक्षोपयोगी सामग्री के हिसाब से देखते हैं, तो हम लोग इसको सेट करते हैं कि सबसे पहला इसका जो संगठनात्मक चीज होता है वह होता है मानव संसाधन। क्योंकि मानव संसाधन के बिना विद्यालय और भवन में कोई अंतर नहीं किया जा सकता है। विद्यालय का जो भौतिक भवन होता है, भौतिक संसाधन होता है, वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हमारा इसमें मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधनों में इसके अंतर्गत शिक्षक आते हैं, बच्चे आते हैं जो शिक्षार्थी हैं, उनके अभिभावक, चूंकि विद्यालयों से उनका भी इंटरेक्शन होता है, खास करके छोटे विद्यालयों के लिए, छोटे वर्गों के विद्यालयों के लिए प्राथमिक कक्षाएं हैं, उनमें अभी मिड डे मील योजना को लागू करने के बाद रसोइये होते हैं, उनका भी महत्वपूर्ण स्थान होता है विद्यालय संगठन ऑर्गेनाइजेशन में। साथ ही जो संसाधन इसमें अध्यापक, प्रबंधक समिति, शिक्षा से संबंधित जो ग्राम पंचायत स्तर के संगठन होते हैं, ग्राम शिक्षा समितियां, विद्यालय विकास समिति, VSS होता है। तो इन सब चीजों में जितने भी मानवीय पहलू, जितने ह्यूमन बीइंग जो है, लोगों की सहभागिता है, सबकी होती है। इन सबकी सहभागिता के साथ एक विद्यालय संगठन का निर्माण होता है। अब उनका प्रबंधन, तो पहले हम लोग विद्यालय संगठन के विभिन्न घटकों को देख लेते हैं, तब प्रबंधन को समझने में आसान है। तो विद्यालय संगठन में पहले मानवीय हो गए, दूसरे भौतिक और तीसरे आर्थिक। यह मुख्य संसाधन 3 तरह के हैं। तो मानव संसाधनों को एकत्रित करने के बाद पहला काम होता है हमारा कि भौतिक संसाधन जो है, विद्यालय का भवन हो, खेलकूद का मैदान हो। क्योंकि अब विद्यालयों की परिभाषा केवल शैक्षिक विकास तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि यह मानव के संपूर्ण विकास को फोकस करता है। तो वहाँ खेल का मैदान भी होना चाहिए, विद्यालय का अपना भवन होना चाहिए, वर्ग कक्ष होने चाहिए, लाइब्रेरीज होनी चाहिए, कंप्यूटर्स होने चाहिए, कुछ ध्वनि प्रसारक यंत्र, चेतना सत्र वगैरह के लिए यह भी जरूरी है। तो ये सारी चीजें हमारे भौतिक संसाधनों में आ जाती है, काउंट हो जाती है। तो इन डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में कैसे समन्वय स्थापित किया जाए, यही विद्यालय प्रबंधन है कि इनका किस तरह से उपयोग किया जाए ताकि हमारा जो लक्ष्य है, बच्चों का समुचित विकास और अधिगम की सारी प्रक्रियाएं उनको पूरी की जा सके, और हम लोग अपने जो टारगेटेड पॉइंट्स हैं, हमारे जो लक्षित बिंदु हैं, उन पर पहुंचा जाए। क्योंकि अब हमारा जो विद्यालयों में मूल्यांकन का कार्य जो होता है,
वह अब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में मानवीय व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं की चर्चा होती है, उन सभी पहलुओं को इंक्लूड किया जाता है जो कि एक पूर्ण या यूं कहें कि समाज उपयोगी व्यक्ति के व्यक्तित्व में होनी चाहिए। तो उन सबके विकास पर भी फोकस करते हैं। संरचना के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो प्रत्येक वर्ग के लिए एक अलग वर्ग कक्ष होना चाहिए। वर्ग कक्षों में वर्गों के हिसाब से भौतिक संसाधन, जैसे अगर पहले क्लास का है तो उसके अंदर क्लासरूम के अंदर उसके विषय वस्तु पाठ्य वस्तु से जुड़ी हुई चित्रकारियां होनी चाहिए, चार्ट्स होने चाहिए। तो ये सब मिलकर संरचना बनाती है कि वर्ग कक्षों की संरचना कैसी हो, स्कूलों की संरचना कैसी हो। स्कूल वर्ग कक्षों की संरचनाएं मिलकर एक स्कूल की संरचना बनाती है। अलग से रसोई घर हो, रसोइयों के लिए शेड्स होने चाहिए, शौचालय बालक बालिकाओं के लिए अलग होना चाहिए, पेयजल शुद्ध एवं परिष्कृत पानी हम लोग कर सकते हैं, उसको प्यूरिफाइड वाटर जो होना चाहिए स्वास्थ्य के लिए, उत्तम प्रकृति के पानी और भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इन सब चीजों को मैनेजमेंट करना होता है, प्रबंधन करना होता है। और प्रधानाध्यापक का मुख्य दायित्व जो है वह प्रबंधक की भूमिका में होता है। प्रधान शिक्षक जिसकी भर्ती की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, यह मुख्य रूप से प्रबंधन से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि इसमें अलग अलग जो मानवीय संसाधन है, मानवीय संसाधन, भौतिक संसाधन तथा आर्थिक संसाधन, मानवीय भौतिक तथा आर्थिक संसाधनों के बीच एक समन्वय होना चाहिए, ताकि हमारा एंड टारगेट किसी भी तरह के मानवीय संसाधन का हरासमेंट नहीं होना चाहिए, भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग होना चाहिए, और आर्थिक संसाधन, चूंकि हम गरीब देश में रहते हैं, आर्थिक रूप से थोड़े पिछड़े हुए इलाके से हैं। बिहार का वैसे भी हम लोग देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण वगैरह में, बिहार का स्तर काफी नीचे है। तो आर्थिक संसाधनों का समुचित उपयोग किया जाए, ऐसा उपयोग किया जाए ताकि उसका रिजल्ट जो है आने वाले सालों में हमें मिले, हमारे राज्य को मिले, और हम उस दायरे से बाहर निकल पाए जहां अभी हम लोग खड़े। तो इस तरह से इन तीनों संसाधनों का समुचित प्रबंधन करना बहुत जरूरी होता है, ताकि हम अपने गोल्स तक, टारगेट्स तक पहुंचे। तो इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं, जो संसाधन है, मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक संसाधन। तो ये तो हो गई संसाधनों की बात, जिससे हम सभी भली भांति परिचित हैं, क्योंकि लगभग हम सभी शिक्षक हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं प्रधान शिक्षक बनने की। तो इन सब चीजों से हमारा बहुत नजदीकी संबंध रहा है, तो हम इन चीजों को खुद से समझ रहे हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है फिर विद्यालय के संगठन में, विद्यालय के जो गोल्स हैं, जिनको अचीव करने के लिए संगठन बना हुआ है, जिनको अचीव करने के लिए हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, प्रबंधन कर रहे हैं, वह गोल है हमारा अल्टीमेटली क्लासरूम ट्रांजेक्शन। जो कक्षा कक्ष में ट्रांजेक्शन होता है, ट्रांजेक्शन ऑफ थॉट्स, जो विचारों का आदान प्रदान होता है, जिसके कारण मानसिक क्षमता में अभिवृद्धि होती है, शैक्षिक स्तर में वृद्धि होती है, ज्ञान के स्तर में वृद्धि होती है, और अंततः संपूर्ण व्यक्तित्व को उस वृद्धि का परिणाम हमें पॉजिटिव रूप से, धनात्मक रूप से उसका असर देखने को मिलता है। तो कक्षा कक्ष में किस तरह से ट्रांजेक्ट किया जाए, यह भी हमारा टॉपिक है। सिलेबस के अनुसार हम देखेंगे इसमें कि कक्षा कक्ष शिक्षण की प्रकृति क्या है और किस तरह से समावेशी शिक्षा के अनुरूप विद्यालय के संगठन में बदलाव किया गया है या करने की जरूरत है, जिसे किया जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमें मैनेज करना है। तो जब से समावेशी शिक्षा एक टर्म है, बाद में अनेक विद्वानों विचारकों के तरफ से यह प्रस्ताव रखा गया, जिसको सरकार ने माना कि शिक्षा का जो तरीका होना चाहिए, जो फॉर्म होना चाहिए, उसको समावेशी होना चाहिए, इंक्लूसिव, जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग, बहुत सारे वर्ग ऐसे थे
पूर्व में जो शिक्षा से वंचित थे, तो उनके लिए भी इंक्लूजन बहुत जरूरी है कि वो इंक्लूड हो जाए। उनकी कम से कम जो वर्तमान बच्चे हैं वो पहली पीढ़ी के ही लेकिन लर्नर बने, वो स्टार्ट करें, एक छोटी सी शुरुआत हो उन बच्चों के लिए जो पिछड़े हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, जातिगत रूप से, धार्मिक रूप से। क्योंकि हमारे समाज में देखने में आता है कि इन सब आधार पर भी शिक्षा के स्तर का वर्गीकरण किया जा सकता है। आसानी से यह देखने में आता है समाज में कि किसी जाति विशेष, किसी समुदाय विशेष, किसी क्षेत्र विशेष के बच्चे जो हैं वो पढ़ाई में काफी पीछे हैं। तो उनके लिए किस तरह से बदलाव किया जाना चाहिए, क्यों वो नहीं आ रहे हैं, क्या डर है उनके अंदर, उस डर को भी दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर उनके पेरेंट्स हैं तो वो बालकों का जो शिक्षा का मौलिक अधिकार है उससे क्यों वंचित रखना चाहते हैं, इन चीजों की खोज करना, इन चीजों का निराकरण करना भी विद्यालय प्रबंधन का एक हिस्सा है, अहम हिस्सा है। तो इन सब चीजों पे हम लोग देखेंगे कि प्रबंधन को कैसे किया जाए। तो जो विद्यालय शिक्षा समिति होती है, समितियां, हालांकि इसकी चर्चा हम लोग अलग से अगले क्लास में करेंगे, अगले एपिसोड में, बट यहाँ पे थोड़ा सा रेफरेंस लेना इसका जरूरी है कि विद्यालय प्रबंधन का वह भी एक अभिन्न हिस्सा है, इसलिए हम लोग उसको इंक्लूड करते हैं कि विद्यालय शिक्षा समितियां जो होती हैं वह गांव के ही और वैसे बच्चों के पेरेंट्स से मिलकर बनती है जो कि विद्यालय में अध्ययनरत हैं, और उनके अंदर से एक सचिव का चुनाव होता है जो कि करेंटली स्टडिंग स्टूडेंट्स के पेरेंट्स होते हैं। उन लोगों के साथ जो समाज के वंचित वर्ग हैं उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। महिलाओं का, क्योंकि बच्चे जो हैं वह मुख्य रूप से और ज्यादातर समय तक अपनी माओं के साथ ही रहते हैं, तो माताओं का प्रतिनिधित्व जो है वह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इन सब चीजों में मानवीय, भौतिक, आर्थिक और सामाजिक एक और कंपोनेंट इसमें जोड़ते हैं हम लोग, सामाजिक कंपोनेंट, क्योंकि विद्यालय परिवार जो होता है वह केवल विद्यालय कैंपस के अंदर ही नहीं बल्कि उस समाज का अभिन्न अंग होता है, अभिन्न हिस्सा होता है। तो यह विभिन्न सामाजिक रीति रिवाजों, परंपराओं से प्रभावित होता है तथा उनको प्रभावित भी करता है। तो इन चीजों के हिसाब से हम लोग इसका संगठन जो है इसको देखेंगे कि किस तरह से संगठनात्मक रूप से उसको सुदृढ़ किया जाता है विद्यालय के परिवार को, और किस तरह से उनका प्रबंधन किया जाता है, ताकि हम लोग जो मूल चीज है हमारा शिक्षण, वर्ग शिक्षण, उसको अचीव किया जाए। और वर्ग शिक्षण में मुख्यतः किन चीजों पर हमें फोकस करना है, उनकी प्रकृति क्या होती है और कैसे हम लोग अपने लक्ष्यों तक पहुंचे, मूल रूप से पाठ में यही पढ़ना था हमें। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कक्षा कक्ष शिक्षण की जो प्रकृति है वो 4 तरह की प्रकृतियों के बारे में सिलेबस में दिया हुआ है। सबसे पहला है परंपरागत शिक्षण प्रणाली, उसके बाद आता है बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली, लोकतांत्रिक शिक्षण प्रणाली और सृजनात्मक शिक्षण प्रणाली। इन चारों को किस तरह से किया जाए, सबसे पहला होता है परंपरागत शिक्षण प्रणाली, परंपरागत, उसके बाद आता है बाल केंद्रित, उसके बाद आता है लोकतंत्रात्मक, तथा उसके बाद सिलेबस में जो है वो है सृजनात्मक। तो इन चारों शिक्षण प्रणालियों का उपयोग हम लोग कर सकते हैं, और इनका उपयोग बड़ी बुद्धिमत्ता से करते हुए यह करना चाहिए कि वर्ग कक्ष में उपस्थित बच्चे, क्योंकि कौन से मेथड का हम लोग यूज करेंगे यह बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है। वर्ग कक्ष का आकार क्या है, उसमें बैठे हुए बच्चों का मानसिक स्तर क्या है, वहाँ पर कौन से बच्चे ऐसे हैं जो एक मेथड से नहीं समझ पा रहे हैं, उनके लिए अल्टरनेट मेथड, क्योंकि इंक्लूड करना है हमें, इंक्लूसिव एजुकेशन है, तो इसमें कोई भी ऐसा ना हो, एक भी बच्चा वर्ग कक्ष का ऐसा ना हो जो कि एक्सक्लूड हो जाए, जो कि छट जाए। तो इसकी तैयारी करने के लिए हमें कक्षा कक्ष शिक्षण की जो प्रकृति है
उस पर फोकस करेंगे कि कौन से प्रकृति, कौन से तरीके से उसको पढ़ाया जाए। अलग अलग तरीके हैं, जैसे परंपरागत तरीका सबसे पहला है हमारे सिलेबस के अंदर। परंपरागत तरीके को समझ लेते हैं क्या होता है ये। जो पहले की शिक्षण प्रणाली जो है, जो परंपरा के रूप में चली आ रही है, वर्ग कक्ष में शिक्षक आए और पाठ्य पुस्तकों के द्वारा बच्चों को पढ़ा दिया गया, पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाया गया और उसे एक्सप्लेन कर दिया गया, समझा दिया गया। तो यह शिक्षण प्रणाली जो है, इसकी कुछ खामियां थी, जिसमें बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनको समझ में नहीं आ पाता था, और समझ में नहीं आ पाने के कारण उनकी प्रोन्नति अगले क्लासरूम में नहीं हो पाती थी और पढ़ाई का उनका बीच में ही रिश्ता टूट जाता था। तो इसको दूर करने के लिए अलग अलग तरीकों की सिफारिशें की गई। जो शिक्षाविद हैं, जो शिक्षा पर आधारित रिसर्च करते हैं, उन लोगों ने बहुत सारी अल्टरनेट विधियों को समझाया कि इसको दूसरे तरीके से किया जा सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है हमारा बाल केंद्रित। बाल केंद्रित तरीके में पूरा का पूरा फोकस जो है वह पाठ्यक्रम पर न रखकर बच्चों पर रखा जाता है, ताकि पाठ्यक्रम का जो भी विषय वस्तु है, बच्चे उसे पूरे तरीके से, पूरे तौर तरीके से समझ लें। और यहाँ पे सेंटर जो होता है वो पाठ्यक्रम ना होकर लर्नर हो जाता है। जो अधिगम करता है, जो विद्यार्थी है, उसको सेंटर में रखते हैं, केंद्र में उसे रखते हैं और उस पर केंद्रित होता है हमारा सारा का सारा लर्निंग प्रोसेस। जो बाल केंद्रित है, इसका एक उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। आराम से छोटे वर्गों में, प्राथमिक कक्षाओं में बाल केंद्रित शिक्षा का एक उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। जैसे सारे बच्चे जो बैठे हुए हैं, उनको किसी भी गतिविधि में इन्वॉल्व करना, किसी भी तरह के गतिविधि में, शैक्षिक गतिविधि में हम लोग सारे बच्चों को इन्वॉल्व करें। उनका एक साथ आना, एक साथ किसी टारगेट को, प्रोजेक्ट को पूरा करना और उसमें सबकी सहभागिता हो, यह सुनिश्चित करना एक अध्यापक का कर्तव्य हो जाता है। तो यह बाल केंद्रित शिक्षा है। लोकतंत्रात्मक शिक्षा थोड़े से बड़े बच्चों के लिए होती है, जो कि चौथी पांचवी कक्षा में है। उनके लिए यह अधिक कारगर तरीका है लोकतंत्रात्मक शिक्षण व्यवस्था। जैसा नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि यह लोकतंत्र की भावना पर आधारित है, जिसमें सबकी सहभागिता सुनिश्चित की जाती है। शिक्षक और छात्रों के मध्य का जो गैप होता है, उसको कम करने की कोशिश की जाती है। बच्चे लोकतंत्रात्मक तरीके से पाठ्यक्रम से संबंधित जो विषय वस्तु हैं उनको पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, उस पर अपना प्रतिरोधात्मक जवाब भी दे सकते हैं। थोड़े से जो बच्चे बड़े होकर रहते हैं, तो उनके ज्ञान का, उनके विचारों का जो दायरा होता है वो बड़ा हो जाता है। तो लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली में बच्चे थोड़ा सा रेसिस्ट भी कर सकते हैं और जो थ्योरीज दी जा रही है, हो सकता है कि वो एक्सेप्शन ही हो, लेकिन उस एक्सेप्शन को उठा सकते हैं और उस पर डिस्कस कर सकते हैं। तो यह बहुत ही बढ़िया या शायद सबसे बढ़िया शिक्षण व्यवस्था है, लोकतंत्रात्मक शिक्षण व्यवस्था। और चौथा है सृजनात्मक शिक्षण व्यवस्था। थोड़े से वैसे बच्चों के लिए जो पढ़ने में आगे आ गए हैं, अब निकल गए हैं पढ़ने में आगे, तो उनके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के नाम पे हम लोग सृजनात्मक शिक्षण व्यवस्था देते हैं। किसी एक तरह की समस्या देते हैं उनके समक्ष और उस समस्या के समाधान के लिए उनसे क्रिएटिविटी की डिमांड करते हैं कि आप इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या क्या करोगे, कैसे उपाय करोगे। तो इन उपायों को खोजते खोजते बच्चे में सृजनात्मकता की क्षमता जो है, क्रिएटिविटी की जो स्किल है, उसका डेवलपमेंट होता है। तो यह कक्षा कक्ष के शिक्षण की प्रकृतियां हैं, जिनको हम लोग फोकस करते हैं और देखते हैं सिलेबस में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत विद्यालयी व्यवस्था में परिवर्तन। यह शिक्षा का अधिकार जो है वह संवैधानिक अधिकार बन गया है, बच्चों का मूल अधिकार है। 6 से 14 साल के बच्चों का मूल अधिकार है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए कौन सा विद्यालयी व्यवस्था में क्या परिवर्तन करना पड़ेगा या क्या परिवर्तन करने की जरूरत है, अगर नहीं हुआ है तो क्या करने की जरूरत है, और अगर हुआ है तो क्या हुआ है, इसको हम लोग जरा सा देखते हैं। तो जैसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होता है, उसके साथ यह मौलिक अधिकार बन जाता है बच्चों का विद्यालयों में आना। अब हर एक तबके के बच्चे, जो समाज के वैसे बच्चे थे जो नहीं आना चाहते थे या समाज द्वारा वो वंचित वर्ग था,
उसको नहीं आने दिया जाता। दोनों तरह की संभावनाएं हो सकती हैं। अब उनका भी विद्यालय में आना अधिकार भी है और नहीं भेजने वाले जो हैं वो गुनहगार भी हैं। तो वैसे बच्चे जब विद्यालय में आते हैं जो समाज में बहुत दिनों तक कटा सा रहा, तो उसके लिए विद्यालय व्यवस्था में कौन सा परिवर्तन हम लोग करते हैं। तो जो विद्यालय शिक्षा समिति है उसके माध्यम से सबसे पहले हम उन बच्चों के मनोबल को बढ़ाते हैं। उनके पेरेंट्स जो है वो विद्यालय शिक्षा समितियों में शामिल होते हैं और जब विद्यालयों में आते हैं तो उससे बच्चे का एक मनोबल बढ़ता है कि मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ और हमारे जो अभिभावक हैं, जो हमारे रक्षक हैं, वह भी विद्यालयों से संपर्क में हैं। तो एक तरह से उसे विद्यालय में अलगाव की भावना महसूस नहीं है। उसके साथ ही जैसे मिड डे मील है, उसमें एक ही कतार में बैठकर सभी जाति धर्म समुदाय के बच्चे खाते हैं और यह कार्य बचपन से होता है। मतलब क्लास 1 से 6 साल का बच्चा क्लास 1 में आता है, वह भी एमडीएम का भोजन खाता है साथ में बैठकर। मिड डे मील में मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत वो साथ में बैठकर खाता है। तो इससे बाल्यकाल से ही, इससे पहले कि उसमें जातिगत या धर्मगत जो बातें हैं, सामाजिक भेदभाव है, उसकी धारणा उसके दिमाग में, मस्तिष्क में प्रबल हो, उसके पहले हम उसे समानता के एक स्टेज पे ले आए। यह विद्यालय का एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होंगे उनके अंदर भावनाएं तो समाज से चूंकि आएंगी, जातिगत भावनाएं या धर्मगत भावनाएं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। यह चीज हम उसे उसके बाल्यकाल में उसके मन में डाल देते हैं। तो यह जो व्यवस्थाएं बदली हैं, इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत हम लोग अपने सामाजिक लक्ष्यों को, शैक्षिक लक्ष्यों को ज्यादा बेहतर तरीके से अचीव कर रहे हैं। तो विद्यालय व्यवस्था में ये दो परिवर्तन जो शिक्षा के अधिकार के लागू होने के बाद सबसे ज्यादा रूप से देखने को मिल रही है, वो यही है कि सामाजिक जो जातिगत ढांचा था उसको ध्वस्त करने में, उस विभेद को कम करने में बहुत ही सहायता हमें निश्चित रूप से मिली है। दूसरा हम देखते हैं समावेशी शिक्षा के अनुरूप विद्यालय संगठन व प्रबंधन। तो समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन जो है, समावेशी शिक्षा, इसमें समाज के हर एक वर्गों का समावेश तो हो ही गया। इसके साथ ही वैसे बच्चे जो विशेष आवश्यकता वाले हैं, और मतलब चाइल्ड विथ डिसेबिलिटी, सीडब्ल्यूडी, तो विथ दिव्यांग जो बच्चे हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, भिन्न प्रकार से सक्षम बच्चे जिनको हम कह सकते हैं, जिनका मानसिक स्तर, आईक्यू लेवल जो है वो 90-110 के रेंज के बाहर है, या तो 90 से कम है या 110 से ज्यादा है, उनका समावेशन भी हमें अपने विद्यालय में करना है। और उसको किस तरह से करना है ताकि वह जो समावेशन हो उनका सामान्य बच्चों की तरह, उनको ये कहीं से फील ना हो कि हम अलग हैं, हम छटे हुए हैं। तो उनको जैसे ही हम लोग वर्ग कक्ष में शामिल करते हैं तो उनके अंदर की जो भावना, मनोवैज्ञानिक भावना जो होती है उनकी, वह प्रबल होती है और उनको यह एहसास होता है कि हम इस समाज के अंग हैं, हम इस समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं। और जो पेरेंट्स तो चूंकि उनके ध्यान देते ही हैं, उनके बच्चे हैं, साथ ही जब विद्यालय के शिक्षक भी उनके ऊपर नजर रखते हैं, उनके उन्नति के लिए सोचते हैं, उनसे बातें करते हैं, अन्य बच्चों को भी बातों के लिए प्रेरित करते हैं, साथ में खेल कूद या अन्य जो पाठ्यक्रम क्रियाएं हैं उसमें शामिल करते हैं, तो उनको समाज का एक एक्टिव कंपोनेंट बनने में बहुत ही मदद मिलती है। उनको यह मिलता है कि हाँ, मैं इसमें एक एक्टिव कंपोनेंट के तौर पर समाज में काम कर रहा हूँ। तो ये बदलाव जो आए हैं विद्यालयों में, निश्चित रूप से विद्यालयों के महत्व को पहले से अधिक बढ़ा रहे हैं, पहले से ज्यादा क्रियाशील बना रहे हैं और पहले से ज्यादा समाज केंद्रित, समाजोपयोगी बनाया जा रहा है। तो इससे संबंधित हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे, इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के श्रृंखला में, जो कि बहुत ही जल्दी हमारे पास आने जा रहा है। और इसी चैनल पर फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट भी अब हम लोग, चूंकि समय बहुत कम हो रहा है
कम पड़ रहा है, तो शॉर्ट में हम लोग सिलेबस के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और उससे थोड़ा सा कम समय लेते हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर ज़्यादा फोकस करेंगे। चूँकि माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रधानाध्यापक की परीक्षा हो चुकी है, उसके प्रश्न पत्रों के विश्लेषण से जो निकल कर आ रहा है वो यह है कि कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो बुक के अंदर से भी पूछे जा सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक स्पेशल सीरीज लेकर हम लोग बहुत ही जल्द आ रहे हैं, संभवतः कल हो जाए। टेक्निकल टीम उस पर काम कर रही है और जैसे ही यह होता है हमारे चैनल पर यह अपलोड हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो इस तरह की वीडियोस का अपडेट रेगुलर पाने के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे अपडेटेड। और जो अन्य शिक्षक मित्र हैं जो तैयारी में लगे हुए हैं उनके साथ शेयर करें। साथ ही अगर कोई सुझाव या शिकायत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, हम उसे दूर करने का हर संभव प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में। नमस्कार।